हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर द वर्ल्ड। उसका 6 पॉइंट है जो मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ इस वीडियो में, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। भारत में और जो प्रिंट था उसका रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया वो कैसे था, वर्ल्ड में जो प्रिंट चल रहा था अब इंडिया में कैसे आया, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि इंफॉर्मेशंस जो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, आइडिया जो इंफॉर्मेशंस हैं जो कि जो प्रिंट से पहले कैसे होता था, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंट कैसे भारत में आया। प्रिंट से आने से पहले का जो है इंफॉर्मेशन वो हम पहले समझेंगे कि प्रिंट नहीं था, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब प्रिंट नहीं था तो स्टूडेंट्स आपको अपने मेमोरी में ये रिकॉल करना है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हैंड रिटन, जो हाथों से लिखी जाती थी, पाम लीव्स पे हो गई या पेपर पे हो गई, हैंडमेड पेपर जो होता था उस पे लिखी जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो यूज की जाती थी वो प्रिंट से पहले यूज की जाती थी। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन। यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी, यानी रिच थी। किस चीज में? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, संस्कृत में, अरबिक में, पैरिसियन, ये इसमें इस लिपि में लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। एज वेल एज द वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि जो हर स्थानीय क्षेत्र की भाषा होती है अलग अलग, तो हर जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो वर्नाकुलर यानी विशेष किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज। तो हाँ, बहुत सारी वेरियस और भी लैंग्वेज थी जो कि मैन्युस्क्रिप्ट उसमें लिखी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रिंट से पहले का मैन्युस्क्रिप्ट्स था कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था प्रिंट के आने से पहले। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स। मैन्युस्क्रिप्ट से पहले कॉपी की जाती थी पाम लीव्स पर और ऑन हैंडमेड पेपर पे, इन दोनों में से किसी पे भी की जा सकती थी। पेज वर समटाइम ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। कई बार तो जो पेजेस होते थे उसको बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट किए जाते थे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है जयदेव की और गीता गोविंद, जो इसमें साफ बताया है कि कितना ब्यूटीफुली हैंड रिटन है और इस तरीके इसको डिस्क्राइब किया है। ये चाइना में जैसे अकॉर्डियन फॉर्मेट था ना, ये उसका फॉर्मेट है। जो अकॉर्डियन बुक है जो आपने पढ़ा था कि चाइना में किस तरीके की बुक थी पहले, जापान में डायमंड सूत्री थी, तो सेम वैसे ही ये भी उसी का एक कॉपी है, रूप है। द वुड बी आइदर प्रेस बिटवीन वुडन कवर। क्या करते थे? जो वुडन होता था उसके ऊपर प्रेस करते थे, वुडन जो वुडन कवर है उसके ऊपर क्या प्रेस करते थे? एक शीट को। और श्योन यानी उसको सिलते थे, टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन। उसको सिल दिया जाता था ताकि वो खराब ना हो, और लकड़ी की जो तख्ती होती थी उस पे प्रेस करके उसको चारों तरफ से सिल दिया जाता था ताकि वो खराब ना हो और उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट्स फिर भी चलती रही जब तक कि प्रिंट आ गया था, तो उसके बाद तक भी मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू चल रही थी डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी में। लेकिन वो कम हो गई। अब कम क्यों हो गई? ऐसा क्या रीजन था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट था अप डाउन हो रहा था? यहाँ पे 19th सेंचुरी में बोला है कि 19th सेंचुरी के आते आते अब वो डाउन हो गया था। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स माइंड में रखना है, रिकॉल करना है और अंडरलाइन भी करना है। एज ऑफ प्रिंट का जो था मैन्युस्क्रिप्ट था प्रिंट को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे आप एक बुक देख सकते हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और शाइनिंग है, कलरफुल है, ये हैंडमेड है। और यहाँ बोला है लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट डाउन क्यों हो गई? अब सेकंड रीजन आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट इतना होने के बाद भी कंटिन्यू थी, प्रोड्यूस होती थी और ब्यूटीफुली है, उसके बाद भी ऐसा क्या था रीजन कि हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाए? एक तो हाईली एक्सपेंसिव, फर्स्ट रीजन इतना महंगा था कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्रजाइल यानी खराब हो जाती थी क्योंकि इसको रखना बहुत ही ज्यादा केयरफुली रखना पड़ता था, ये तो पेपर की होती थी। एंड दे हैड टू बी हैंडल केयरफुली एंड दे कुड नॉट बी रीड इजिली। इसको रीड करना भी इजिली नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पे दीवान हाफिज के इसमें बताया है पेज में, 14th सेंचुरी के जो पोएट थे उन्होंने कलेक्ट करा अपना वर्क दीवान, और उन्होंने ब्यूटीफुली कैलीग्राफी यानी राइटिंग बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। एलिब्रेट करा हुआ इलस्ट्रेशन डिजाइन को उन्होंने अच्छी तरीके से बहुत सावधानी से, एलिब्रेट यानी बहुत केयरफुली उन्होंने डिजाइन्स को इसके अंदर फिट किया है, चित्रकारी को बहुत ज्यादा फिट किया। और मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइक द कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस फॉर द रिच इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ द लेटर प्रेस। लेटर प्रेस के आने के बाद भी
इसको कंटिन्यू रखा गया। और लेकिन स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। हम जानते हैं स्क्रिप्ट अलग अलग स्टाइल से लिखी जाती थी, एंड सो मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। लेकिन हम उसको इतना नहीं कह सकते कि वो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती थी। नो, क्यों नहीं होती थी? जैसे कि भी आपको रीजन बताया है, प्री कॉलोनियल यानी कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होने से पहले का समय, यानी गुलाम जब हम थे, कॉलोनियल थे, उससे पहले के समय भी बंगाल में डेवलप था एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल। तो वहां पे नेटवर्क स्कूल का स्टार्ट हो चुका था। लेकिन स्टूडेंट जो थे नॉट रीड टैक्स, उस टाइम पे भी वो टैक्स यानी बुक नहीं पढ़ते थे। दे ओनली लर्न टू राइट, सिर्फ क्या करते थे? राइट, लर्न करके लिखते थे। लर्न टू राइट यानी पहले उन्होंने लर्न करा एंड आफ्टर द डिस्क्राइब ऑन वर्ड, वो अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करते थे। टीचर्स dictated portions of the text from memory and students wrote them down। टीचर्स और डिक्टेट करते थे, एक कोई भी पैराग्राफ ले लिया, लेसन ले लिया, उसको बुक में से डिक्टेट करा, और डिक्टेट करने के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो स्टूडेंट अगर उसको कैप्चर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो उसको लिखते थे अपनी लैंग्वेज में। मैनी थर्स बिकम लिटरेट। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लिटरेट बने, एबल टू राइट एंड रीड, पढ़ने में योग्य हुए, लिखने में, एंड विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, जबकि उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स का बताया है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स लेटर प्रेस आने के साथ ही कंटिन्यू, ऐसा नहीं था कि खत्म हो गई थी, वो कंटिन्यू थी। यहाँ पे ऋग्वेदा का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स के थे जो मलयालम स्क्रिप्ट्स है, और यहाँ पे शो ऑफ कर रखा है पेपर को किस तरीके से बाइंड करके या उसमें लिखा जाता था, उसको कैप्ट किया जाता था। तो अभी स्टूडेंट आपको समझ आया कि किस तरीके से वो स्प्रेड था मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन होने के बाद भी हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता था, हर कोई उसकी टेक्स्ट को रख नहीं सकता था। अगर स्टूडेंट पढ़ते भी तो किस तरीके से पढ़ते थे। अब प्रिंट कम टू इंडिया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि इंडिया में प्रिंट कैसे आया। भाई इंडिया में भी प्रिंट एक साथ तो ऐसे नहीं था कि आया, जैसे कि अपनी आपने जर्नी पढ़ी है, चाइना पढ़ा, जापान पढ़ा, यूरोप पढ़ा, तो इंडिया में कैसे आया? सबसे पहले तो चाइना में आया था, फिर जापान में आया, फिर यूरोप में स्प्रेड हुई प्रिंटिंग, उसके बाद अब इंडिया का अगर हम पढ़ते हैं कि तो हाउ टू कम फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुई वो गोवा से हुई। जो पोर्टुगीज थी मिशनरीज, जो मतलब धर्मगुरु होते हैं, जो अपना एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को स्प्रेड करते हैं, वो प्रिंट को लेकर आए थे गोवा में सबसे पहले। क्योंकि जो ये मैसेंजर्स होते हैं, मिशनरीज होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मिड 16th सेंचुरी की बात है, गोवा में सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई। एंड यूज्ड प्रिस्ट, जो यूज्ड प्रिस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे धर्म गुरु होते हैं, पुजारी होते हैं, ईसा मसीह उस वहां के थे, और लर्न कॉन्कनी और प्रिंट सेवरल ट्रैक्ट्स। उन्होंने कॉन्कनी सीखी और उनको वो आती थी, और उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्ट्स यानी पत्रिकाओं को प्रिंटेड करा। एंड 1674 में 15 बुक्स थी जो उन्होंने प्रिंटेड करी कॉन्कनी में एंड कन्नड़ में। कन्नड़ लैंग्वेज और कॉन्कनी ये दो लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने 1674 में 15 बुक्स को डिस्क्राइब किया। कैथोलिक प्रिस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन। कोचीन के अंदर जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था तमिल बुक का हुआ, उसके बाद कैथोलिक ने करा। कैथोलिक प्रिस्ट यानी जो आप जानते हो चर्च का जो ईसा मसीह समाज है उससे रिलेटेड। एंड कोचीन में हुआ। उसके बाद 1713 में मलयालम बुक प्रिंट हुई, एंड 1710 में डच प्रोटेस्ट मिशनरी, जो धर्म सुधारक गुरु थे, मिशनरीज थे डच में, उन्होंने प्रिंट करा 32 तमिल टैक्स। तो ट्रांसलेशन उन्होंने पुरानी बुक की भी ट्रांसलेशंस करी बहुत सारी, जैसे पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है, अगर हम उसको रीडिस्क्राइब करें तो ओल्ड जो वर्क था उसको भी ट्रांसलेशंस इन्होंने करा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आपको डिस्क्राइब कर रखा है, आपको बिल्कुल फ्रेड होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें आराम से क्लियर कर सकते हैं। गोवा में आया, उसके बाद जो ये लैंग्वेज थी कॉन्कनी और कन्नड़ लैंग्वेज में यूज की जाती थी 1674 एंड 1579 एंड 1713 एंड 1710। यहाँ पे 4 इयर्स हैं जो वन वर्ड में क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। ये प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आप प्लेसेस के नेम याद कर सकते हैं, तो ये आप वन वर्ड के क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत इजी होगा। कोचीन है,
उसके बाद मलयालम है, डच है, ये सारे प्लेसेस अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको इसमें से वन वर्ड पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में से 4 to 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको समझ आया कि प्रिंट भारत में कैसे आया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट, अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ था। एंड इवन तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू इम्पोर्ट प्रेस, यानी जबकि कंपनी ने क्या करा था, प्रेस इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी, मंगवानी शुरू कर दी थी 17वीं सेंचुरी में, लेकिन फिर भी अभी इतना ग्रो नहीं आया था जितना कि हम कह सकते हैं कि भाई हाँ होना चाहिए। अब अगर था भी तो जो 70-80 में जेम्स ऑक्सटस हिक्की थे, जेम्स ऑक्सटस हिक्की ने स्टार्ट करा एडिट करना बंगाल गजट। वो वीकली मैगजीन थी, निकालते थे उसको, ये कमर्शियल्स पेपर होते थे इसमें रिलेटेड, और इन्फ्लुएंस इसमें साफ लिखा हुआ था ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है ये प्रेस, और प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज है, ये इंडिपेंडेंट है, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस का इसके ऊपर कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रेस होती है ना वो इन्फ्लुएंस होती है कि भाई हाँ वो किसी के अंडर काम कर रही है, या तो वो किसी गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही होती है, जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट है, या फिर किसी न किसी हायर पर्सन के अंडर काम कर रही है। पर इन्होंने साफ बोल दिया हिक्की ने कि भाई ये मेरी जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करती है। तो हिक्की ने पब्लिश जो करते थे ना वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते थे, और रिलेटेड टू इम्पोर्ट सेल ऑफ स्लेव, यानी जो दास होते थे ना, जो गुलाम होते थे, उनकी जो सेलिंग होती थी उससे रिलेटेड प्रिंट करते थे। एंड बहुत सारी गॉसिप प्रिंट करते थे कंपनी सीनियर्स ऑफिसर जो होते थे उनकी, कि वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं बेवकूफ भरी बातों में। अब जो एनरेज यानी जब गुस्सा आया गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग को, बहुत गुस्सा आया, तो उसने प्रोसिक्यूट करा हिक्की को, यानी उस पर मुकदमा चलाया और एनकरेज करा दूसरे पब्लिकेशंस ऑफिशियल्स को, सैंक्शंस करा न्यूज़पेपर, दे कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट को के क्वेश्चन पे अगर कोई काउंटर कर रहा था, मतलब उनके वर्किंग पे कोई काउंटर करता, तो ये उनकी इमेज को बिल्कुल क्लियर करने का काम करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट की। अगर इमेज कोई डाउन कर रहा है तो ये उसको काउंटर करता था न्यूज़पेपर, सिर्फ उसी को। फिर ये जनरल वैरन हेस्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने उन लोगों को ज्यादा एनकरेज करा जो कि इनके कॉलोनियल गवर्नमेंट के फेवर में प्रिंट करते थे। जैसे हिक्की जैसे लोगों को इन्होंने क्या करा, प्रोसिक्यूटेड करा, उन पे अत्याचार करा, मुकदमा चलाया, उनको बिल्कुल बायकॉट करके साइड करा। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पे भी इतना फ्रीडम नहीं था प्रेस के अंदर, अगर कोई ऐसा वर्क करता था तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता था। अब सैंक्शन उसी को मिलता था जो इनको इनके फेवर में लिखता था। क्लोज ऑफ 18वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, बिल्कुल पास में आते आते, तो न्यूज़पेपर जर्नल अपीयर हो चुके थे प्रिंट में, बहुत अच्छी मात्रा में अखबार भी मिलने लगे थे, पत्रिकाएं भी मिलने लगी थी। अब इंडियंस भी थे, वो भी अपनी पब्लिश उन्होंने स्टार्ट कर दिया था न्यूज़पेपर का, इंडियन न्यूज़पेपर का। एंड फर्स्ट अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गजट। अब आप यहाँ पे कहोगे बंगाल गजट यहाँ भी है इंडियंस का भी, और यहाँ पे भी है बंगाल गजट, तो हम किसको सही मानेंगे? तो लेकिन अगर स्टूडेंट आप इनमें दोनों में डिफरेंस देखोगे, तो एक तो आपको ईयर का यहाँ 17 की बात हो रही है, और हिक्की की बात यहाँ हुई है कि इन्होंने इसको जेम्स ऑक्सट हिक्की ने लिखा था, ऑक्सटस हिक्की ने, और बंगाल गजट, जबकि यहाँ पे बालधर गंगाधर तिलक गंगाधर भट्टाचार्य की बात की गई है, जो कि राममोहन राय के फ्रेंड थे। ये इंडियन न्यूज़पेपर की बात हो रही है, वहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हो रही है। यहाँ पे ईयर जो है 18 सेंचुरी के बाद के टाइम की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है, 17th सेंचुरी की बात है। तो डिफरेंस है, ओनली द सेम नेम बट द डिफरेंट, दोनों में आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये इंडियन है और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो वीकली निकालते थे हिक्की। तो अब आपने इस पैराग्राफ में क्या समझा? आपने सीधा सीधा समझा कि प्रिंट आया तो था, लेकिन अभी इतना नहीं उसका इन्फ्लुएंस था, और था भी तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर था, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता था। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंट किस तरीके से स्प्रेड हुआ, इंडिया में कैसे आया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्मर, यानी किस तरीके से धर्म सुधारक जो थे, अब उन पब्लिक डिबेट्स, जो धर्म के अंदर सुधार थे, जो सुधार करना चाहते थे, या वो सुधारक होते हैं, या पब्लिक डिबेट अब
कैसे स्प्रेड हो रही थी सब पढ़ के, क्योंकि प्रिंट अगर अब निकलेगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि लोगों के माइंड पे ना किसी चीज का इन्फ्लुएंस आता है। जब आप किसी चीज को सुनते हो तो या तो आप उसको सच मानोगे या फिर उसको काउंटर करोगे, दो ही चीज होती है। तो अब जब धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो थी प्रिंट होने लगी, तो अब क्या होने लगा कि उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डिबेट्स मार्केट में कंक्लूजन के रूप में आने लगी। तो हम वो पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ रहा था। अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करें तो स्टूडेंट जो इंटेंस था डिबेट का, रिलीजियस इश्यूज थे वो अब चारों तरफ फैलने लग गए थे। अलग अलग ग्रुप थे जो कन्फ्रंटेड कर रहे थे, कन्फ्रंटेड होते हैं जो जूझ रहे थे चेंज जो आसपास हो रहा था कॉलोनियल सोसाइटी में अलग अलग तरीके से, तो उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे थे, मुसीबत का सामना करने की कोशिश कर रहे थे, एंड ऑफर अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस, और अलग ही व्याख्या देने की कोशिश कर रहे थे, अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे थे ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि हर किसी का धर्म पे अलग अलग विश्वास होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा आज मैं इस चीज पे विश्वास करूं तो दूसरा भी उसी चीज को मान लेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हर किसी की सोच, कल्चर, लैंग्वेज सबका डिफरेंट है, तो सोच भी अलग ही होती है। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस एंड कंपेन फॉर रिफॉर्म, कुछ तो क्रिटिसाइज कर रहे थे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, यानी पहले से ही जो मार्केट में यानी जो पहले से ही धर्म चले आ रहे थे या ग्रंथ चले आ रहे थे, तो कुछ लोग तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड कंपेन फॉर रिफॉर्म, और जो सुधारक थे यानी जो इन चीजों में चेंज चाहते थे वो बिल्कुल साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ काउंटर कर रहे थे रिफॉर्मर्स का कि नहीं ये गलत है, इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमारे धर्मों में ग्रंथों में बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थॉट चल रहे थे, एंड दीज डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। इस डिबेट्स को अब क्या हो रहा था स्टूडेंट, प्रिंट जो है वो पब्लिक में ले आया, क्योंकि प्रिंट से पहले क्या था, सिर्फ हमारा थॉट हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन प्रिंट की वजह से स्टूडेंट उसको मैनी पीपल्स रीड करते हैं, रीड करने की वजह से वो जो थॉट होते हैं ना ओरली, यानी जब हम ओरली टॉक करते हैं तो एक से दूसरे में स्प्रेड मल्टीपल हो जाता है, यानी अब जो थॉट थे रिफॉर्मर्स के या कोई दूसरा काउंटर कर रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों थॉट्स क्या थे वो स्प्रेड हो रहे थे। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स यानी जो पत्रिकाएं थी या वो न्यूज़पेपर थे वो स्प्रेड हो रहे थे, एक नए आइडिया के साथ हो रहे थे, एंड जो शेप मिल रही थी नेचर ऑफ डिबेट की, यानी अब एक ऐसा नेचर आ चुका था कि हर कोई उस टॉपिक पे डिबेट करना शुरू कर रहा था। हाँ जी भाई बताओ अभी कैसे है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप बहुत सारी आजकल न्यूज भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट जब आप न्यूज चैनल पे देखोगे, टीवी पे देखोगे, तो आपको स्टूडेंट पता चल जाएगा कि दोनों चीजें होती हैं डिबेट करते हुए, हम जब बात करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। तो वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। सिर्फ वो पार्टिसिपेट नहीं ले रहे थे, जबकि अपने व्यूज भी वो एक्सप्रेस करने लगे थे, क्योंकि प्रिंट अब एक ऐसा जरिया बन गया था कि लोगों को बोलना आ गया था। पहले क्या था कि उनको पता ही नहीं था जी क्या बात करनी है, किसके ऊपर करनी है, लेकिन प्रिंट पढ़ने से एक टॉपिक मिल गया उनको जिससे वो आपस में डिस्कस कर सकते थे, अपने व्यूज भी एक्सप्रेस कर सकते थे, जैसे हम अपने मन के विचारों को भी रख सकते हैं। तो अब न्यू आइडिया इमर्ज होने लगे, उभर के आने लगे, एंड थ्रू दिस क्लासेस ऑफ ओपिनियन, और ये जो अब स्टूडेंट क्लासेस भी बढ़ने लगे हर किसी के राय में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी की सोच जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो अगर जब सोच नहीं मिलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दो थॉट वाले दो अलग अलग पर्सन है, अगर उनकी सोच नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट सीधी सी बात है उनमें क्लासेस होंगे। तो न्यू आइडिया जो इमर्ज हो रहे थे उनमें आपस में क्लासेस भी स्टार्ट होने लगे। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना हम पढ़ रहे हैं कि डिबेट कैसे होती थी, होने लग गई, यानी पब्लिक में अब डिबेट किस तरीके की डिबेट चल रही थी, या डिबेट किस तरीके की चल रही है, अभी धर्म के ऊपर चल रही है और पॉजिटिव और नेगेटिव चल रही है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ, इसमें बोला है कि किस तरीके से स्टूडेंट कंट्रोवर्सी हो गया, कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी आपस में, जैसे कि किस टॉपिक को लेके उन्होंने विरोध करना शुरू करा। तो कंट्रोवर्सी था क्या, उन्होंने बोला सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्मर थे, समाज और धर्म के सुधारक जो होते हैं, कौन कौन थे वो हो गए, और ऊपर से हिंदू ऑर्थोडॉक्सी हो गए। ऑर्थोडॉक्सी मीन्स होता है जो बहुत पुरानी विचारधारा वाले हिंदू है ना, रूढ़िवादी, और ओवर मैटर, वो इन सब चीजों के मैटर पे ज्यादा कंट्रोवर्सी करने लगे, किस पे, विडो इमोलेशन। इमोलेशन मीन्स विडो इमोलेशन, यानी जैसे पहले क्या होता था, विधवा जो होती थी जिसे पति मर जाता था उनको
साथ जला दिया जाता था, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, उनका बलिदान दिया जाता था। तो इमोलेशन, विडो इमोलेशन पे बातें होती थी, कंट्रोवर्सी होती थी। एंड मोनोथीज्म, मोनोथीज्म स्टूडेंट होता है जब हम किसी एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं, हम और उससे हमें उसी पे विश्वास होता है। तो मोनोथीज्म और ब्रह्मनिकल्स प्रीस्टहुड, यानी जो ब्राह्मण है, पुजारी वर्ग है, वो ये 3 टॉपिक ऐसे थे जो कंट्रोवर्सी थी कि इन समाज सुधारकों के बीच में इंटेंस रहता था, चलते थे टॉपिक पे बात। सोशल और जो समाज सुधारक थे और जो धर्म सुधारक थे और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थे, इन लोगों ने ये मैटर, ये टॉपिक उठा रखे थे। और ये आइडोलेट्री मीन्स होता है मूर्ति पूजा। तो ये 4 टॉपिक थे जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती थी। अब है बंगाल की, अगर हम बात करें तो वहां भी डिबेट डेवलप हो रही थी। डिबेट यानी अभी मैंने आपको बताया कि किसी न किसी टॉपिक पे बातें जब करना हम शुरू कर देते हैं, उसमें हम काउंटर भी करना शुरू करते हैं, उसमें क्वेश्चन भी रेज करना शुरू करते हैं। एंड ट्रैक्ट एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड। अब पहले से पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, अब नंबर ऑफ इंक्रीज हो रही थी, सर्कुलेट हो रही थी। एंड वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा बहस यानी तर्क रूप में अब वो निकल के आ रही थी, कोई ना कोई उस पर आर्गुमेंट कर रहा था। एंड रीच द वाइडर ऑडियंस, ऑडियंस के पास वो पहुंच सके, बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सके, इसके लिए क्या कर रहे थे, एवरीडे प्रिंटेड, एवरीडे निकल रहा था। लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि वो स्पोकन लैंग्वेज ऑर्डिनरी हो, ताकि भाई पीपल्स तो हाई फाई लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, वो तो लोकल लैंग्वेज ही समझ सकते हैं। तो प्रिंट कल्चर में ये भी कोशिश की जा रही थी कि जो अब ट्रैक्ट निकाले, न्यूज़पेपर्स निकाले, कोशिश की जाए कि वो एक ऐसी इजी लैंग्वेज में निकालें जिससे कि ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ सकें। राम मोहन रॉय जैसे पब्लिश करा था उन्होंने संवाद कौमुदी, उन्होंने जो इसमें पब्लिश करा था, अंडरलाइन कर लीजिए, वन वर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है, जो राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था 1821 में। और इसी के अपोज में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने कमेंट्स करा और समाचार चंद्रिका इनके अपोज में प्रिंट करी। यानी इसके अंदर अगर पॉजिटिव थॉट लिखे हैं तो इन्होंने नेगेटिव थॉट लिखने शुरू करे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिबेट में तो दोनों चीज चल रही थी, प्रिंट में भी दोनों चीज चल रही थी, इफेक्ट भी दोनों चीजों पे ही हो रहा था। तो एक तरफ अगर संवाद कॉमेडी को प्रिंट किया गया जिसमें पॉजिटिव थॉट है, तो दूसरी तरफ उनके अपोजिशन में इसको प्रिंट करा गया समाचार चंद्रिका, यानी किस तरीके से उनकी ओपिनियन यानी जो राय है उसके अगेंस्ट में जो टॉपिक है वो उसको प्रिंट किया जाए। तो 1822 में 2 ऐसे पेरिसियन न्यूज़पेपर थे पब्लिश किए गए, जहां नामा और दूसरा है शमसूल अखबार। ये 2 ऐसे प्रिंट थे न्यूज़पेपर जो प्रिंट किए गए, और ऐसे गुजराती में भी प्रिंट किए गए, बॉम्बे समाचार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही बताया है कि किस तरीके से प्रिंट पहले से ज्यादा ऑडियंस के पास प्रिंट होके स्प्रेड हो रहा था। अब सब अपनी अपने न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं को निकाल रहे थे, ट्रैक्ट्स को निकाल रहे थे और अलग अलग थॉट्स के साथ निकाल रहे थे। कोई पॉजिटिव थॉट लिख रहा था तो कोई उसके अंदर नेगेटिव थॉट लिख रहा था। तो यहाँ पे नेम आपको वन वर्ड में स्टूडेंट अंडरलाइन करके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस को अंडरस्टूड नहीं करेंगे तो 1 मार्क्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ये सब आपको 1 मार्क्स में अंडरलाइन करने हैं कि भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2 ऐसे पेरिसियन न्यूज़पेपर के नाम बताओ जो 1880 में हुए थे, या आपसे टाइम पूछा जाएगा वैन, या फिर आपको उससे नेम पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसने संवाद कौमुदी प्रिंट करी, या उसका ईयर पूछा जा सकता है, और यहाँ पे भी समाचार चंद्रिका किसने प्रिंट करी। तो इसमें ये आपके 1 वर्ड के क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बोले नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो उलमा जो थे, उलमा होते कौन है, वो ऐसे विद्वान होते हैं, लीगल विद्वान होते हैं इस्लाम के, जैसे कि हमारे गुरु नहीं होते, धर्म गुरु होते हैं, उनको सब कुछ नॉलेज होती है। तो इस्लाम के अंदर भी जिनको इस्लाम की नॉलेज होती है वो स्कॉलर, यानी उनको जिनको सब कुछ पता है इस्लामिक लॉ के बारे में। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं तो ऐसे उलमा भी ब्राह्मण के जैसे मानो, जैसे कि हमारे पुजारी हैं ऐसे उनके उलमा है जिनको सारा कुछ पता होता है। तो वो भी बहुत एनेक्सियस थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे कि हमारा जो मुस्लिम है साम्राज्य है, डायनेस्टीज है, वो क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, अब हम क्या करें। उनको डर बैठ गया क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स का क्या कर रहे थे, वो एनकरेज कर रहे थे कन्वर्जन मीन्स होता है धर्म यानी परिवर्तन, किसी भी चीज में परिवर्तन करना। तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस हो सकते हैं, चीज का डर था। किनको, उलमा का। उलमा कौन होते हैं, जिनको लीगली सब कुछ
पता होता है अपने धर्म के बारे में। तो उलमा मुस्लिम इस्लामिक लॉ के बारे में सब कुछ जानते थे, उन्हें कहते हैं उलमा। तो इन लोगों को बहुत डर लगने लगा, तो इन्होंने क्या करा, काउंटर में यानी इन लोगों के कॉलोनियल रूलर्स के लिए काउंटर करना शुरू करा, उनके नेगेटिव बारे में लिखना शुरू करा। चीप लिथोपिक प्रेस का सहारा लेके पब्लिश करा। ग्राफिक प्रेस यानी जिसमें सस्ता संस्करण निकल सके, एडिशन निकल सके, पब्लिश निकल सके। तो पेरिशियन से और उन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन में पवित्र ग्रंथों को पब्लिश करना शुरू करा। अब प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। इसी उस पे अगर हम पढ़ें तो जो देवबंद सेमिनरी, सेमिनरी मीन्स होता है स्कूल टाइप, यानी इस तरीके से उन्होंने स्कूल टाइप फाउंडेड करे 1867 में, पब्लिश करे थाउजेंड्स से भी ज्यादा, थाउजेंड्स फतावा। फतावा क्या होता है, जिसके अंदर मुस्लिम को ये बताया जा रहा था कि आपको अपनी डेली लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है। यानी एक घोषणा ऐसे करी गई कि आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को बिताना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन बताए गए फतावा में। तो फतावा एक रूल रेगुलेशन का आप बोल सकते हैं, एक टैलिंग है जिसके अंदर उन्होंने बताया गया सेमिनियर, जिसमें सेमिनरी यानी देवदंत सेमिनरी एक स्कूल टाइप बोल सकते हैं, संप्रदाय। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनरीज इंक्रीज होने लगे, ऐसे स्कूल और ऐसे संप्रदाय इंक्रीज होने लगे जिसके अंदर फतावा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि लोग उससे रूल रेगुलेशन को समझें, सिद्धांत समझें, डॉक्ट्रिन्स मीन्स यानी इस्लामिक सिद्धांतों को समझें, उनकी लाइफ में उनको उतारने की कोशिश करें। 19वीं सेंचुरी में पहले से ज्यादा ये चीजें अपीयर हो चुकी थी, आ चुकी थी, और अब इनकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग थी, सबकी अलग अलग विश्वास था, सब अपनी अपनी व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे थे। एंड लार्जिंग इट्स फॉलोइंग काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओपोनेंट्स, और बहुत सारे ऐसे फॉलोइंग जो थे इनके बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लुएंस आ रहा था अपोनेंट्स में भी, जो कुछ चीजें सही थी तो कुछ चीज नेगेटिव में थी। तो उर्दू प्रिंट हेल्प कर रहा था कंडक्ट करने में, बैटल इन पब्लिक में किस तरीके से हम अपनी बैटल को स्टार्ट रखें, किस तरीके से हम लड़ सके, अपने धर्म को बचा सके। तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म का स्टूडेंट्स पूरा बताया है, और यहाँ पे हिंदू का बताया है। दोनों धर्म किस तरीके से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपने जो ग्रंथ थे, या जिसको हम कह सकते हैं कि अपने ट्रांसलेशंस, अपने रूल रेगुलेशन किस तरीके से वो इंक्रीज कर रहे थे डिबेट को, ताकि लोगों को उस मैसेज को सही लोग समझ सकें, सही जगह समझ सकें। हिंदू जो थे अमंग हिंदूज टू प्रिंट एंड कैरेज, अब हिंदुओं में भी प्रिंट बहुत ज्यादा कैरेज हो रहा था रिलीजियस टेक्स्ट को लेके, क्योंकि सब चाहते थे कि धर्म से, जैसे यहाँ पे भी आपने पढ़ा कि अपने मुस्लिम जो है वो अब अपने अपने मुस्लिम सेक्ट्स जो है यानी जो संप्रदाय है वो इंक्रीज कर रहे हैं, अपने धर्म से रिलेटेड विचारों को इंटरप्रिटेशंस करने के लिए उसकी अलग अलग व्याख्या निकाल रहे हैं। तो धर्म भी, इसमें भी हिंदू भी यही सोच रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में निकालें, यानी अलग अलग धर्म की लैंग्वेज में हमें ये निकालने चाहिए ताकि लोगों तक अच्छे अच्छे मैसेज जा सके। और किस तरीके से, तो फर्स्ट प्रिंट एडिशन जो निकला था ऐसे हिंदुओं ने भी निकाला, रामचरितमानस तुलसीदास का था ये 16वीं सेंचुरी में, और कलकत्ता में 1810 में ये आ चुका था। मिड 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने भी, हिंदुओं ने भी चीप लिथोग्राफी एडिशंस की सहारा लेके बहुत सारे प्रिंट करे, और मार्केट में ये फ्लड आ गया एक तरह से, मतलब बाढ़ सी आ गई उपन्यास उसकी प्रिंटेड की। तो इसी तरीके से 80 में जो नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ की, या श्री वेंकटेश्वर प्रेस थी बॉम्बे की, उसमें भी पब्लिश होने लगे बहुत ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट वर्नाकुलर्स यानी अलग अलग क्षेत्रीय स्थानीय लैंग्वेजेस में। और इस तरीके से प्रिंटेड जो था, एक तो वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल मीन्स होता है कि जो मूव इजिली एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, प्रिंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाया जा सकता है, उसको रीड किया जा सकता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, और राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, और इस इजिली उसको रीड करके एक ग्रुप है जो उसको इलिटरेट को लिटरेट बनाया जा सकता है, वुमेन है, मैन है, वो भी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, ओरली अगर हम किसी चीज को डिक्टेट करके समझाएं तो भी इजिली वो समझे जा सकते हैं, और उसको फिर उसका राइट मीनिंग निकाल सकते हैं। और रिलीजियस टेक्स्ट जो थी इस तरीके से सर्कल पीपल्स का बढ़ रहा था, और डिस्कशन डिबेट्स कंट्रोवर्सी इंक्रीज हो रही थी अलग अलग धर्मों में, जैसे कि अभी आपने मुस्लिम का पढ़ा, हिंदुओं का पढ़ा।
तो प्रिंट डिड नॉट स्टिमुलेट एक्टिव, यानी एक्टिव वर्क कर रहा था पब्लिकेशन में, और ओपिनियन देने में, कम्युनिटीज में, अलग अलग संप्रदायों में अपना एक रोल प्ले कर रहा था और कनेक्ट कर रहा था कम्युनिटीज को। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। न्यूज़पेपर जो है वो कन्वे कर रहा था न्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी न्यूज़पेपर कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से जो न्यूज़पेपर है अपने मैसेज को कन्वे कर सके और एक पैन इंडियन आइडेंटिटीज को क्रिएट कर सके, उनको जोड़ सके। तो ये आज हमने पढ़ा है रिलीजियंस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अब लोगों में प्रिंट की वजह से डिबेट किस किस तरीके की इंक्रीज होने लगी। तो स्टूडेंट आपको कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको डिबेट का ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में किस तरीके से वैरायटी अपना बुक उन्होंने प्रिंट करनी शुरू करी धर्म से रिलेटेड इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उनका धर्म जो है परिवर्तन ना हो जाए, और तो इसीलिए सब अपने अपने धर्म ग्रंथों की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग उसको बचाएं और अपने स्क्रिप्चर्स जो है, हॉली स्क्रिप्चर्स हैं, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। थैंक यू।